बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हानिया को मेरे सामने पेश किया गया। वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक वनी थी, मेरे सगे भाई की बेकसूर जान लेने वालों के खानदान की अमानत। ये मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख और शर्मनाक लम्हा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं शाहज़िल सुल्तान, जो नस्ल दर नस्ल इंसाफ और वक़ार का परचम उठाकर हुक्मरानी करता आया हूँ, मुझे ऐसी जालिमाना रस्म का हिस्सा बनना पड़ेगा। वनी की रस्म, जिसे मैं हमेशा फरसूदा और गैर इंसानी समझता रहा, आज मेरे अपने दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। हानिया के ख़ानदान ने अपने बेटे इरफान की फांसी को बचाने के लिए, जो एक ख़ानदानी झगड़े में मेरे भाई के कत्ल का मुर्तकिब हुआ था, उसे चादर और चार दीवारी से बाहर निकालकर सौदे के लिए पेश किया था। ये सौदा, ये जबर मेरी सल्तनत के उसूलों के खिलाफ था, मगर मेरे भाई का खून, मेरे ख़ानदान की सदियों पुरानी आहू बका और सबसे बढ़कर मेरी अपनी रूदो अनाज जीत चुकी थी। मेरे रिश्तों और इक़दार के बीच टकराव था। इंसाफ की तलवार ने बिलाखिर एक बेगुनाह को मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया था। ये मंजर हवेली की मरकजी दीवान खास में तरतीब दिया गया था। ये वही दालान था जहां मेरे दादा परदादा जमीनों के फैसले करते थे और सच को झूठ से अलग करते थे। संग मरमर के ठंडे फर्श पर सदियों के फैसले और खानदानी वकार की कहानियां कुंदा थी। सूरज की रोशनी दालान के बुलंद महराबी झरोकों से छनकर अंदर आ रही थी, मगर ये रोशनी भी पूरे माहौल को जुल्मत और बेहिसी में डूबने से ना बचा सकी। फिजा में एक अजीब बू थी, धूल, पुराने रिवाज और इंसानी खौफ की बू। गार्ड्स सख्त और पत्थर के चेहरों के साथ कतार में खड़े थे। उनकी आंखों में कोई जज्बा नहीं था, सिर्फ फर्माबरदारी थी। हर शख्स खामोश था, मगर हवा में एक गहरा बोझ, एक इज्तिमाई नदामत और खौफ का एहसास छुपा हुआ था। बाहर दूर से बेनगुनों की आवाजें आ रही थी, मगर वो भी दालान की खामोशी में डूब गई। हानिया सर झुकाए बगैर किसी मर्ज के अपने ननियाली और दहलीजी खानदान के बूढ़ों के साथ आई। वो बुजुर्ग, जिनके चेहरे उम्र और तजुर्बे की झुर्रियों से भरे थे, आज उन पर जिल्लत और नदामत, हार जाने की अजियत साफ लिखी थी। वो एक सफ़ेद सादी सी चादर में लिपटी थी, जो उसके वजूद की सादगी और उसकी तकदीर की तलखी को जाहिर कर रही थी। उसने चांदी की कोई बाली भी नहीं पहनी थी, जैसे उसकी जिंदगी से सारे रंग छीन लिए गए हों। उसके कदम जमीन पर हल्के नहीं पड़ रहे थे। वो चल नहीं रही थी, बल्कि जमीन पर घसीटती जा रही थी। हर कदम एक गैर मरई जंजीर की झनकार सुनाई दे रही थी। मैंने उनकी तरफ एक सर्द, बिल्कुल बेजान नजर डाली और एक सख्त हुक्म दिया। मेरी आवाज़ में कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक सुल्तान का इख्तियार था। उसे लाया जाए, इज्जत से नहीं, वनी की अमानत समझकर। हवेली के तमाम मुलाजमीन खबरदार, उसकी तरफ कोई निगाह भी ना उठाए। ये सिर्फ एक मुआहिदा है। उनके ख़ानदान के सब बूढ़े बुजुर्ग, रहीम बख्श, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई थी और जिनके हाथ लरस रहे थे, वो आगे बढ़े। वो मेरा हाथ छूने लगे। उनका लम्स इल्तिजा से भरा हुआ था, जैसे वो अपनी आखिरी पनाह मांग रहे हों। उनकी आंखें, जो सदियों का बोझ उठाए हुई थी, मुझसे इल्तिजा कर रही थी। बुजुर्ग रहीम बख्श ने कहा, शाहज़िल सुल्तान, हम इस काबिल नहीं कि आपके सामने सर उठाएं, मगर ये हानिया, हमारी इज्जत, हमारी जान, ये आपकी अमानत है। हमारा बेटा इरफान बच जाएगा, हमारी नस्लें आपकी वफादार रहेंगी। हमने जुल्म की कीमत चुकाई है, इस कुर्बानी को कबूल फरमा लीजिए। खुदा के लिए इरफान को बख्श दीजिए। मैंने उनका हाथ झटक दिया। मेरी आवाज़ स्टील की तरह सख्त और ठंडी थी। तुम्हारा बेटा जिंदा रहेगा या नहीं, इसका फैसला सिर्फ मेरी अदालत करेगी, मगर वनी की रस्म मेरे वकार का तकाजा है और अब ये पूरी होगी। तुम जाओ, मैंने तुम्हारी अमानत कबूल कर ली है, जाओ। हवेली की खवातीन, मेरी वालिदा मलिका आलिया और छोटी बहनें ज़ारा और निमरा, सब मरकजी दालान की बलाई गैलरी में एक तरफ खड़ी खामोश तमाशाई थी। वालिदा के चेहरे पर एक गहरी नापसंदीदगी और दर्द था। उन्होंने मेरी छोटी बहन निमरा को अपने सीने से लगा रखा था, ताकि वो इस जालिमाना सौदे की गवाह ना बने। मैं जानता था कि उनके दिल में रहम था, मगर मेरी ताकत के सामने, मेरे फैसले के सामने, जो मेरे भाई के गम से पैदा हुआ था, वो बोल नहीं सकती थी। मेरी वालिदा ने एक बार मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में गहरी सवालिया निगाह थी, जैसे पूछ रही हूँ, क्या यही है तुम्हारा इंसाफ सुल्तान, एक बेकसूर औरत के साथ? मगर मैंने अपनी नजरें हटा ली। मेरे हुक्म की तलवार ने उस वक्त हवेली के अंदरूनी सुकून को काट दिया था। हानिया को सीधा मेरे निजी कमरे में लाया गया। ये एक मुख्तसर और सर्द निकाह था, जिसमें कबूल सिर्फ मजबूरी की बुनियाद पर था। काजी का लहजा भी शर्मिंदा और तेज था, जैसे वो इस रस्म को जल्द अज जल्द खत्म करना चाहता हो। मैंने सिर्फ एक लफ्ज कबूल है कहा। हानिया की तरफ से उसके बुजुर्ग चचा ने मजबूरी में कबूलियत का ऐलान किया। ये कोई शादी नहीं थी, ये एक कानूनी मुआहदा था, जिसने उसे मेरी मलकियत बना दिया था। निकाह के बाद
जब दालान खाली हो गया तो मैं उसे लेकर अपने निजी कमरे की तरफ बढ़ा। हवेली में अंधेरा छा चुका था और हर चीज भयानक खामोशी में डूबी थी। हानिया खामोशी से मेरे पीछे चल रही थी, उसके कदमों की आहट भी नहीं आ रही थी। उस लम्हे मेरे अंदर दो मुतजाद जज्बात की जंग चल रही थी। एक शाजिल सुल्तान जो अपने भाई के खून का इंतकाम लेने और अपनी रूदवाना को बरकरार रखने पर बज़िद था, और दूसरा वो शख्स जो इस कदीम और जालिमाना रस्म से नफरत करता था। ये मेरी मजबूरी है हानिया, तुम्हारा कसूर नहीं। ये अल्फाज मेरे दिल में बार बार गूंजे, मगर मेरी ज़बान पर सिर्फ खामोशी और सख्ती थी। उसने मेरा कमरा देखा जो उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा पुरतायुश मगर कैद खाना था। ये उसकी कैद का पहला महल था। उसकी आंखों में वीरानी, खौफ और एक अजीब बेहिसी थी, जैसे वो कब की हार मान चुकी हो। वो फौरन खिड़की की तरफ मुड़ी। बाहर अंधेरा गहरा हो रहा था। वो शायद ये देख रही थी कि उसकी आज़ादी का रास्ता कितना लंबा है। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसे पहली रात ही सख्त इंतबाह दिया, अपने लहजे को बर्फ़ की तरह सर्द रखते हुए। ये मेरी अंदरूनी नफरत का इजहार था। तुम यहाँ सिर्फ इसलिए हो कि तुम्हारा भाई बच जाए। तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी हस्ती मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम सिर्फ एक अमानत हो, एक वनी जो मेरी दीवारों के अंदर महफूज है। तुम्हारे ख़ानदान ने मेरा भाई छीन लिया और तुम मेरे वक़ार की कैदी हो। मैंने पलटकर एक और सख्त बात कही, यहाँ तुम्हारी हैसियत मेरी मलकियत से ज़्यादा नहीं है। तुम एक कैदी हो जिसे इंसाफ के नाम पर यहाँ लाया गया। मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि मैं इस जालिमाना रस्म को हकीर जानता हूँ। ये मेरी मजबूरी थी। मेरे भाई के खून का कर्ज मेरी मलकियत नहीं। तुम अपने भाई की फांसी की सज़ा नहीं बन सकती, मगर मेरी अना की कैद ज़रूर रहोगी। इस कमरे को अपना घर मत समझना, ये तुम्हारी जेल है। मेरी तरफ मत देखना, मेरे सामने मत बोलना। मेरी रहमदिली की वाहिद वजह यह थी कि वो मासूम है और मेरे झगड़े की कीमत चुका रही है। मैं उसे उसके भाई की सज़ा नहीं बना सकता था। उसका वजूद मेरे कमरे में एक कांटे की तरह चुभता था। मैंने उसे बिस्तर के एक कोने की तरफ इशारा किया और मैंने अपनी रात एक अलहदा सोफे पर गुजारी। मेरे और उसके दरमियान एक गैर मरई दीवार खिंची हुई थी। बाकी घर वाले, वालिदा और बहनें खामोश रहते थे। मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते थे। वो बस दूर से देखते और कानाफूसी करते, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि मेरी सल्तनत की इस मजबूरी पर बात करके। मैंने हानिया को अपने कमरे में जज्बाती कैद में रखा। कमरा जितना पुरतायुश था, उतनी ही शदीद उसकी जहनी और जज्बाती कैद थी। वो बिस्तर के एक कोने में लागर और गुमसुम रहती थी। उसकी आंखों में मुसलसल खौफ और उसकी खामोशी कमरे की दीवारों को और भी ठंडा कर देती थी। मैंने उसे एक औरत की तरह इज्जत दी। ये मेरी अंदरूनी अखलाकियात का तकाजा था, मगर उस इज्जत के पीछे मेरी सख्त तरीन निगरानी थी। मैंने अपने कमरे के बाहर 2 नए चाको चौबंद गार्ड्स तैनात किए और ये सख्त ऐलान कर दिया कि ये औरत मेरी इज्जत, मेरी मलकियत है। कोई भी इस औरत को मेरी मर्जी के बगैर तंग नहीं करेगा। ये मेरी कानूनी अमानत है। इसका बाल भी बीका हुआ तो उसकी सज़ा मौत होगी। मेरी ये सख्त हिफाजती तदबीर उसकी हिफाजत के लिए थी, मगर उसी हिफाजती दीवार के पीछे मेरे दिल में उस वनी की रस्म और उसकी मजबूरी का तल्ख एहसास भी था कि मैं एक बेगुनाह की हिफाजत कर रहा हूँ। मेरी इस रहमदिली का फ़ायदा हवेली के चौकीदारों और मुलाजिमों ने उठाया, खुसूसन मुख्तार चाचा ने। मुख्तार जो एक लंबे अरसे से मेरी हवेली के तमाम दाखिली और खारजी मामला देख रहा था और ख़ुद को ख़ानदान का वफादार समझता था, उसने मेरे इस रवैये को मेरे इख्तियार पर एक धब्बा समझा। वो मेरी उस औरत को दी गई नरमी को हजम नहीं कर पा रहा था जो मेरे भाई के मुजरिम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मुख्तार एक रिवायती सोच का मालिक था और उस वनी को ग़ुलामी से कम नहीं समझता था। इसीलिए उसने फ़ौरन साजिश शुरू कर दी। उसने महसूस किया कि सुल्तान इस औरत को छू नहीं रहा और एक अलहदा सोफे पर सोता है, तो उसे शक हुआ कि मैं जज्बाती तौर पर कमज़ोर हो गया हूँ और अपनी सल्तनत का इंतकाम भूल गया हूँ। मुख्तार की मकारी इस बात पर थी कि वो मुझे इस नरमी पर शर्मिंदा करे और अपने पुराने उसूलों पर वापस लाए। मुख्तार ने एक शाम अपने सबसे वफादार नौकर फिरोज से कहा, फिरोज, सुल्तान ने यह अमानत कबूल तो कर ली है, मगर उसकी तरफ देखता भी नहीं। उसकी मासूमियत एक फरेब है। खबरदार, उस औरत की हर हरकत पर नजर रखनी है, खासकर जब वो अपने कमरे से बाहर निकले। अगर उसने इस हवेली की पाकीज़गी पर जरा भी दाग लगाया, अगर वो किसी भी पुराने रिश्ते से मिली, तो हमारा खानदानी वकार मट्टी में मिल जाएगा। फिरोज जो मुख्तार का वफादार था और इनाम का लालची था, फौरन निगरानी पर लग गया और हवेली के चारों तरफ शक की दीवारें खड़ी कर दी। बाकी घर वालों, खासकर मेरी वालिदा मलिका आलिया और छोटी बहनों को उस पर रहम था। वो जानती थी कि वो एक बेकसूर शिकार है। वो चुपके से हानिया को तसल्ली देती, मगर खुलकर मेरे खौफ से नहीं बोल सकती थी। मेरी बहन ज़ारा, जो सबसे ज़्यादा हमदर्द थी,
एक दिन हानिया के लिए कुछ फल और फूल लेकर कमरे में आई। उसने देखा कि हानिया खिड़की के पास जमीन पर बैठी है, उसकी आंखें दूर खला में देख रही हैं। ज़ारा ने कहा, हानिया बाजी, आपकी तबीयत कैसी है? मुझे बहुत अफसोस है जो हो रहा है। अम्मी जान ने कहा है कि आपके लिए ये लाएं, आप अपना ख्याल रखा करें, ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हानिया ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ ज़ारा, शुक्र है तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की हमदर्दी काफ़ी है। मुझे सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए की गई इस कुर्बानी पर शर्म आती है। ज़ारा ने कहा, आप सुल्तान से डरती नहीं हैं? उनका गुस्सा पत्थर को मोम बना देता है। वो सिर्फ बाहर से सख्त हैं, अंदर से वो बहुत नेक दिल हैं। हानिया ने एक लंबी गहरी सांस लेकर बोली, डर तो है ज़ारा, मगर अब किस्मत से डर लगता है। सुल्तान की कैद में रहना मौत से ज़्यादा मुश्किल नहीं। मुझे बस इमरान की फ़िक्र है, मेरा पुराना मंगेतर, वो अब क्या कर रहा होगा, उसे भूल जाना मेरे लिए मुश्किल है। हानिया अपनी किस्मत को कबूल कर चुकी थी, मगर इमरान की याद और उसके साथ किया गया वादा उसे मजबूर करता रहा। वो जानती थी कि उसे इमरान से आखिरी बार मिलकर हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह देना चाहिए, ताकि वो दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। यह ख़त उसकी मजबूरी और कुर्बानी का सबूत था। ख़ानदान की इज्जत के लिए अपनी मोहब्बत का गला घोंटना। उसे डर था कि वो अपनी सारी ज़िंदगी एक खामोश कैदी बनकर गुजार देगी और इमरान भी उसकी याद में अजियत उठाएगा। इसीलिए उसने एक छोटे से कागज़ पर एक फैसला कुन अलविदा लिखा। उसने सबसे पुरानी और भरोसेमंद नौकरानी कनीज़ के जरिए एक छोटे से कागज़ पर चंद सतरें लिखी और उससे कहा कि वो ये ख़त इमरान को दे आए। कनीज़, ये मेरा आखिरी ख़त है, बस उसे दे देना और कहना कि रास्ता बदल गया है। उसे मेरी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं अब सुल्तान की अमानत हूँ। उसे अपने रास्ते पर चलना चाहिए, मेरे इंतज़ार में नहीं रहना चाहिए। कनीज़ ने खौफ के बावजूद उसकी मदद की हामी भर ली। कनीज़ ने शहर के पुराने कुएं के पास इमरान को ख़त दिया और इमरान ने उसे बेचैनी से पढ़ा। मुख्तार ने यह सब दूर से देख लिया। उसने फिरोज़ को कनीज़ के पीछे भेजा। फिरोज़ ने दूर से इमरान को ख़त लेते हुए देखा और सारी बात को अपनी मर्जी के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर मुख्तार को बता दिया। मुख्तार फ़ौरन मेरे पास आया। मैं उस वक्त जागीर के नए मंसूबे पर काम कर रहा था। मुख्तार ने आहिस्ता से मगर जहर में लिपटी आवाज़ में कहा, सुल्तान, आपने उसे इज्जत दी और ये चुपके चुपके अपने पुराने मंगेतर से मुलाकातें कर रही है। ये आपकी दस्तार पर धब्बा है। आपकी हिफाजत की दीवारों के पीछे आपकी तौहीन हो रही है। मैंने अपने कलम को जोर से मेज़ पर फेंका। उसकी आवाज़ मुतालिया का हमें गूंज उठी। क्या बकवास कर रहे हो मुख्तार? सबूत लाओ। अगर ये झूठ निकला तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। मुख्तार ने फिरोज़ को बुलाया, जिसने झूठी कसम खाई कि उसने हानिया को भेस बदल कर हवेली के बाहर इमरान से मिलते देखा है। फिरोज़ ने कहा, हुजूर, मेरे आका, मैंने खुद देखा है। वो रात के अंधेरे में मिली। ये वनी आपके रूदो मिजाज को नरम समझ रही है। इसने आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ये सुनकर मेरी अना और इख्तियार को सीधी चोट लगी। मेरे जहन में भाई के खून का इंतकाम और मेरे वकार का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ा हो गया। मुझे लगा कि मेरी रहमदिली मेरी बेवकूफ़ी थी। क्या मेरी नरमी को उसने मेरा डर समझा? ये ख्याल मेरे दिल में आग की तरह फैल गया। मेरे माथे की रगें तन गईं। मैंने उसी वक्त गुस्से से फैसला किया, अगर ये वनी नहीं समझती तो इसे वनी का मतलब समझाऊंगा। मेरा सारा अच्छा रवैया गुस्से में बदल गया और मैंने हानिया के साथ सख्त बर्ताव शुरू कर दिया। उस पर जुल्म करने का फैसला किया। मैंने मुख्तार को हुक्म दिया कि वो हवेली के पुराने टूटे हुए कमरे की चाबियाँ लाए जहाँ मुलाजिमीन रहते थे। उसे मेरी नज़रों से दूर कर दो। ये मेरे बिस्तर पर रहने के काबिल नहीं। ये उसी जगह रहेगी जहाँ हवेली के मुजरिमों को रखा जाता है। मैं शक, गुस्से और बेइज्जती के बोझ तले दबा सख्त कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। मुख्तार ने मेरे हुक्म पर उस कमरे को खाली करवा दिया था जहाँ हानिया कैद थी। मैंने अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया तो कमरे की दीवारें गूंज उठी। मुझे लगा कि मेरा दिल मेरे सीने को तोड़कर बाहर निकल आएगा और मैं अपना ही सीना चीख कर निकाल दूंगा। मैंने बिस्तर पर सोती मासूम सी हानिया को देखा। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और उसके बाजू उसके पेट पर जकड़े हुए थे। वो सिसकियाँ कमरे की खामोशी को चीर रही थी, मगर आज वो सिसकियाँ मेरे लिए बेवफाई का सबूत थी। मेरे गुस्से ने मेरी बीनाई पर पर्दा डाल दिया था। मैंने उसे बिस्तर से सख्ती से उठाया। मेरी गिरफ्त में आज सिर्फ सख्त मलकियत का एहसास था। उठो, क्या ये तुम्हारे मंगेतर की यादें हैं जो तुम्हारे दिल को चैन नहीं लेने देती? ये कमरा तुम्हारे लिए कम पड़ गया है? तुम मेरी सल्तनत की अमानत नहीं, मेरी कैदी हो। वो मेरी कुर्बत में और ज़ोर से सिसकने लगी। मुझे लगा वो इसलिए सिसक रही है क्योंकि वो किसी और का लम्स चाहती है। मेरे ज़ूदो मिजाज एकदम इंतकाम में बदल गया। मैंने महसूस किया कि उसकी सिसकियाँ मेरी तौहीन कर रही हैं। मैंने गुस्से से लाइट जलाकर पूछा। मेरी आवाज़ तेज़ और गरजदार थी। क्या तकलीफ़ है तुम्हें? मेरे पास आना नागवार गुजरता है? तुम वनी में हो, तुम मेरी अमानत हो,
मेरे नाम पर रह रही हो। ये सिस्कियां किसके लिए? हाथ से तुम यहाँ नहीं रहोगी, जाकर कैदियों की जगह पर रहो। सुल्तान, मुझे छोड़ दें, खुदा का वास्ता। मुझे नहीं मालूम कि आप क्या कह रहे हैं। मैंने कोई गलती नहीं की। उसकी आवाज़ खौफ और दर्द में भीगी हुई थी। उसके लफ्ज़ उसके हलक में फंस रहे थे। मैंने उसे झटका दिया। वो बेड के किनारे पर गिर गई। जब वो गिरी तो उसका एक बाजू खुला और मुझे पहली बार उसकी कमीज की आस्तीन के नीचे एक गहरी जामनी रंग की लकीर नजर आई। वो लकीर किसी आम चोट की नहीं थी, बल्कि शदीद तशद्दुद का निशान था। उसके चेहरे पर खौफ के साथ जो गहरी तकलीफ मैंने देखी वो गैर मामूली थी। उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थी जैसे उसने पूरी रात रोया हो। मैं इस बात पर हैरान था कि उसने मुझसे ये सब छुपाया। मैं फौरी तौर पर उसे वापस बिस्तर पर लाया, उसकी कमीज हटाई। गहरे नील के निशान उसकी कमर के निचले हिस्से और एक बाजू पर वाजे थे। वो निशानात बता रहे थे कि किसी ने उसे बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया है। मेरा दिल हलक में आ गया। मुझे याद आया कि हवेली में वो वाहिद मर्द था जिसे हानिया के कमरे तक बिला रोक टोक रसाई थी, और वो था मुख्तार। मैंने खुद उस पर भरोसा किया था कि वो मेरी अमानत का मुहाफिज रहेगा। ये सब कैसे हुआ? मैंने अपनी गरजदार आवाज़ को काबू करते हुए कहा और तकरीबन सरगोशी में पूछा। मेरी आवाज़ में अब गुस्सा नहीं, बल्कि शर्मिंदगी और पशेमानी थी। मेरे अंदर का सुल्तान, जो अभी तक गुस्से में था, अचानक शर्मिंदा मुहाफिज में बदल गया। क्या ये मेरे घर का कोई समाजी जुल्म था? मैंने अपनी सल्तनत में इस तरह के जबर की इजाज़त कैसे दी? हानिया ने खौफ से अपना चेहरा छुपा लिया। वो मुख्तार चाचा, उसने नाम लिया तो मेरे दिल में एकदम ठंड पड़ गई। यही वो शख्स था जिसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था और मेरी दी गई हिफाजत को पामाल किया। मैंने उसके बाजू पर लगे नील को आहिस्ता से छुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने तुम्हें कब मारा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने तुम्हें क्यों तकलीफ दी? हानिया ने कहा। वो जब मैं पहली रात आपके कमरे से निकली तो वो मुझे वापस धकेल रहा था। उसने कहा कि तुम हमारे सुल्तान को धोखा नहीं दे सकती, वनी को वनी की तरह रहना चाहिए। वो मुझे डराता रहा कि वो आपको सब कुछ बता देगा और मुझे मार डालेगा। और जब मैंने खत भेजने का सोचा तो उसने मुझे देखा और मुझे बहुत मारा। उसने मुझे बहुत गंदी गालियां भी दी। वो मजीद नहीं बोल पाई। उसकी हिचकियां तेज हो गई। मेरा शक पलटकर मुझ पर ही वार कर गया। मैं एक झूठे इल्ज़ाम की वजह से उसकी तकलीफ को नज़रअंदाज करता रहा। वो मेरे हुक्म के बावजूद जिस्मानी तशद्दुद का शिकार हुई और मैंने उसके आंसुओं को बेवफाई समझा। मेरा रोत दिल पहली बार अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ और दर्द से फट गया। मैंने उसे मजबूती से अपने बाजुओं में खींचा। ठीक है हानिया, अब रो मत। तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हानिया ने कहा। आप बहुत गुस्से में थे। मुझे लगा कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे और मुझे मजीद सज़ा देंगे कि इस जबर का इंतकाम मुझसे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। ये सिर्फ मुख्तार की सज़ा नहीं होगी, ये मेरी सल्तनत के उसूलों की बहाली होगी। मैंने फ़ौरन हकीम को बुलवाकर हानिया के ज़ख्मों का इलाज करवाया और उसे सख्त आराम का हुक्म दिया। फिर मैंने मुख्तार को बुलाने का हुक्म दिया और हवेली के तमाम गार्ड्स को जमा होने का हुक्म दिया। मेरा शक ख़त्म नहीं हुआ, मगर मैंने अपने मुहाफिज को सख्त सज़ा दी जिसने मेरी अमानत को हाथ लगाया था। मुख्तार को उसकी बेवफाई और बगावत की सज़ा दी गई हवेली के मरकजी दालान में, ताकि सबको पता चल जाए कि शाजिल सुल्तान की अमानत पर कोई हाथ नहीं उठा सकता, खा वो वनी ही क्यों ना हो। उसकी सज़ा इतनी खौफनाक थी कि मुलाजिमों के दिल दहल गए। मुख्तार को हवेली में इबरतनाक सज़ा देने के बाद एक खौफनाक खामोशी छा गई। सब जान गए थे कि हानिया मेरी मलकियत है और कोई उसकी तरफ बुरी नज़र से नहीं देख सकता। मुख्तार का अंजाम दूसरों के लिए एक सख्त इंतबा था। मेरे सख्त मिजाज का खौफ हवेली के हर कोने में बैठ गया, मगर मेरे दिल में शक का कांटा अब भी बाकी था। मुख्तार ने अपने झूठ से मेरे और हानिया के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी थी। मैंने उसे इज्जत के साथ वापस अपने कमरे में बिठाया, हकीम को बुलवाकर उसका इलाज कराया, मगर दिल से उसे कबूल नहीं कर पा रहा था। मैं उसे अपने भाई के मुजरिम के ख़ानदान की लड़की समझकर दूर रखता था। मैंने हानिया को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया। मैंने उससे बोलना छोड़ दिया, उसे देखना छोड़ दिया। उसे मेरे कमरे में एक बेजान वजूद समझ कर रहना पड़ा। मैं अपने कागजात, अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। ये मेरी रूत फितरत का इंतकाम था। मेरी बेरुखी मुख्तार की जिस्मानी मार से ज़्यादा तकलीफ दे थी। कमरे का माहौल इतना सर्द हो गया था कि सांस लेना मुश्किल था। एक दिन वो बिस्तर पर बैठी रो रही थी। उसके आंसू कालीन पर गिर रहे थे। मैंने उसे देखा, मगर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। हानिया ने कहा, सुल्तान, आप मुझसे क्यों बात नहीं करते? क्या मेरा कसूर अब भी ख़त्म नहीं हुआ? क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं? मैंने काम करते हुए बगैर देखे, मेरी आवाज़ में कोई एहसास नहीं था। तुम्हारी बेगुनाही जिस्मानी तशद्दुद के मामले में साबित हो चुकी, मगर तुम्हारी वफादारी पर शक है।
तुमने खत क्यों लिखा था, यही मेरा सवाल है। जाओ, जाकर सो जाओ, मुझे तंग मत करो। मेरी वालिदा मलिका आलिया और छोटी बहनें जो उस वनी की रस्म से शर्मिंदा थीं, वो भी मेरे खौफ से खामोश थीं। वो दूर से हानिया की तरफ देखती मगर करीब ना आती। निम्रा मेरी सबसे छोटी बहन एक दिन चुपकर हानिया के पास गई और उसे एक छोटी सी चॉकलेट और एक रेशमी रुमाल दिया। निम्रा ने कहा, बाजी, आपका कसूर नहीं है, सुल्तान बहुत जिद्दी है, वो अपनी बात से जल्दी पीछे नहीं हटते, वक्त हर जख्म को भर देता है। वो दिल से बहुत अच्छे हैं। हानिया ने कहा, शुक्र है निम्रा, बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ किसी की ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहती, मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। एक दिन हवेली की बूढ़ी नौकरानी दादी जान, जिसने मेरे वालिद को भी गोद में खिलाया था और जो मेरे ख़ानदान की सदियों से वफादार थी, मुझे अकेले मेरे मुतालिया गाह में रोका। उनकी आंखों में गहरा प्यार और नाराज़गी थी। वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे मैं एक गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। दादी जान ने कहा, सुल्तान, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, उस बच्ची पर जुल्म मत करो। तुमने मुख्तार को सज़ा दी, मगर उससे बड़ी सज़ा उस मासूम की खामोशी और बेइज्जती की सूरत में दे रहे हो। गुस्से से मैंने अपने कागजात मेज़ पर पटक दिए। आपको इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं, ये मेरी अमानत है। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। उसने ख़त क्यों लिखा था, यही मेरा शक है। क्या वो आज भी उस शख्स से मोहब्बत नहीं करती? दादी जान ने कहा, वो ख़त उसे आज़ाद करने का था, गुलाम बनाने का नहीं। उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान किया ताकि तुम्हारे ख़ानदान की इज्जत हो और तुम्हारा भाई बच जाए। आप इस लड़की को कैद में रखकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप सिर्फ अना की वजह से उस पर जुल्म कर रहे हैं? क्या आप भूल गए हैं कि आपकी सल्तनत का उसूल इंसाफ है, जबर नहीं। सुल्तान का दिल पत्थर का नहीं होता, वो अपने फैसले से इंसाफ करता है। ये अल्फाज तीर की तरह मेरे दिल में पैवस्त हो गए। दादी जान की नसीहत ने मेरे अंदरूनी ज़मीर को झंझोड़ दिया। शाम को मैंने हानिया को हवेली के पिछले बाग में देखा। वो बिल्कुल लागर लग रही थी। खौफ और गम ने उसे कमज़ोर कर दिया था। वो एक टूटे हुए पौधे की तरह थी जिसे पानी ना दिया गया हो। उसके लिबास पर मट्टी लगी हुई थी। वो वहाँ एक पुराने फुआरे के पास बैठी थी। वो फुआरा भी खुश्क हो चुका था जैसे उसकी ज़िंदगी। मैंने उसे बुलाया। मेरी आवाज़ में वही सर्द हुक्म था। मैंने कहा, हानिया, मेरे पास आओ। वो डरते डरते मेरे करीब आई। उसकी निगाहें ज़मीन पर थी। मैंने कहा, तुमने अपने मंगेतर को ख़त क्यों लिखा था? मुझे सच बताओ, एक झूठ भी तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल बना देगा। हानिया ने बड़ी हिम्मत के साथ चेहरा उठाकर, उसकी आंखों में बेपनाह सच्चाई थी। उसने कहा, सुल्तान, मैं आपकी इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने लिखा था कि अब रास्ता बदल गया है। उसे मेरी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं अब आपकी हूँ, भले ही मैं वनी में आई हूँ। मैंने उसे हमेशा के लिए खुदा हाफिज कहा था। मेरा मकसद आपको खुश करना था, बेइज्जती करना नहीं। मैंने अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दिया। उसके सच में गहरी मजबूरी बोल रही थी जिसने मेरे दिल का रोतपन एक पल के लिए हटा दिया। उसकी आंखों में चोट नहीं था, सिर्फ एक बेबस लड़की की शिकस्त थी। मैंने अपने हाथ मुट्ठी में भींचे। ये मेरी गलती थी कि मैंने मुख्तार पर एतबार किया था। मेरा शक सिर्फ मेरी अना का नतीजा था। मैंने कहा, ठीक है, जाओ, जाकर सो जाओ। मेरा शक अभी खत्म नहीं हुआ था मगर कम जरूर हो गया था। उस रात में पहली बार बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और उसके आंसू मेरे जहन में एक फिल्म की तरह चलते रहे। मुझे अपना भाई याद आया और वो सब जुल्म जो मैंने हानिया के साथ रवा रखा। उस रात शदीद बारिश हो रही थी। आसमान से जैसे कहर बरस रहा हो। बिजली जोर से कड़क रही थी और हर कड़क के साथ हवेली की पुरानी दीवारें कांप उठती थी। माहौल में खौफ और दहशत छाई हुई थी। हवेली का माहौल इस तूफान के खौफ से दो चार था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा अपने सख्त और रूद मिजाज के खौर में महफूज था। मैंने हानिया को नज़रअंदाज करने का फैसला किया था और वो कमरे के दूसरे कोने में एक अलहदा बिस्तर पर सो रही थी। मगर उस रात की दहशत मेरे इख्तियार की दीवारों में शगाफ डाल रही थी। मैं बेचैन था क्योंकि मैंने उसे सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, जज्बाती तौर पर भी तन्हा कर दिया था। अचानक दरवाज़ा खुला और हानिया डरी सहमी सी मेरे कमरे में दाखिल हुई। वो नंगे पाँव थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो पूरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में शदीद डर था। बिजली की हर कड़क पर वो दहल जाती थी। उसका खौफ सिर्फ बिजली का नहीं था बल्कि मेरे गुस्से और उस जुल्म का भी था जो वो हवेली में सह चुकी थी। उसके पिछले जख्मों का दर्द भी ताज़ा हो गया था। हानिया ने लरसती हुई आवाज़ में हाथ जोड़ते हुए कहा, बिजली, मुझे डर लग रहा है, मैं बाहर नहीं रह सकती। मैंने आपसे इजाज़त नहीं ली, मुझे माफ़ कर दें, मगर मैं बहुत खौफज़दा हूँ, मुझे अकेला मत छोड़े। वो मेरे बिस्तर की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही थी। दरवाजे के पास खड़ी थी। ये उसकी पहली कमज़ोरी थी
जो मेरे सामने जाहिर हुई। वो मुझसे पनाह मांग रही थी, उस शख्स से जिसका वो खुद को कैदी समझती थी। मेरी अना और इख्तियार के सख्त दिल में भी उसकी मासूम कमजोरी के सामने एक लम्हे को रहम आ गया। मुझे याद आया कि इस हवेली में मुख्तार के जरिए उस पर जुल्म हो चुका था और मैंने उसे तन्हा खौफजदा छोड़ रखा था। मेरी अना का खोल टूट रहा था। तूफान के साथ मेरे अंदर भी एक जंग शुरू हो गई थी। मैंने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए, जो मैंने खुद भी बरसों के बाद सुनी, एक सरगोशी की मानंद कहा, इधर आओ, डरो मत, मेरे करीब आ जाओ। मैंने उसे हुक्म दिया, मगर उस हुक्म में नरमी थी। वो मेरे बिस्तर की तरफ लरसते हुए बढ़ी और किनारे पर बैठ गई। मैंने उसे अपने पास जगह दी और कंबल उसके ऊपर डाला। उस लम्हे वनी का निकाह, इंतकाम और शक सब पर्दा डालकर पीछे हट गए। ये वनी के निकाह के बाद हमारा पहला जज्बाती लम्हा था, जो नफरत की नहीं बल्कि हिफाजत की बुनियाद पर था। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। कोई तुम्हें यहाँ तकलीफ नहीं दे सकता, यहाँ कोई मुख्तार नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पनाह में लेता हूँ। वो मेरे सीने से लगकर सहम कर सो गई। उसका सर मेरे बाजू पर था। मैंने महसूस किया कि उसका वजूद कितना नाजुक और खौफजदा है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे एक छोटा परिंदा। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहलाए, जो रेशम की तरह नरम थे। मैंने महसूस किया कि उसका लम्स किसी जुर्म का नहीं बल्कि एक बेबस कैदी का है। उसकी हर सांस मेरे सीने पर पड़ रही थी और हर सांस के साथ मेरा सख्त दिल पिघल रहा था। मैंने उसे सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि जज्बाती तौर पर भी अपनाया। मैंने उसे मजबूती से अपने बाजुओं में थाम लिया। मैंने उसे अपना हिस्सा समझा। मेरी जिम्मेदारी, मेरी अमानत सिर्फ वनी की नहीं बल्कि मेरे दिल की अमानत। उस रात हमने मुकम्मल सुकून मुयस्सर पाया। मैं जाग कर उसे तहफ़्फ़ुज़ देता रहा। पूरी रात बिजली कड़कती रही मगर वो मेरे बाजुओं में महफूज थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को मेरे बाजुओं में पाया तो उसके चेहरे पर खौफ, शर्मिंदगी और एक लम्हे की खुशी का मिला जुला एहसास था। वो तेजी से मुझसे दूर हो गई। हानिया जल्दी से उठकर जाने लगी। सुल्तान, मुझे माफ़ कर दे, मैं बस डर गई थी। मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने ऐसा किया। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे चेहरे पर एक गैर इरादी मुस्कुराहट थी। ठीक है हानिया, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें पनाह दी है, अब जाओ और आराम करो। ये पहला दिन था जब मैंने वनी की लड़की को एक औरत की हैसियत से कबूल किया था और मेरे दिल में मोहब्बत का पहला बीज पड़ चुका था। मेरा सख्त दिल, मेरा सख्त खोल टूट गया था। अब मैं उसे अपना समझता था। अगले दिन मैं फिर से अपने रूत खोल में वापस आ गया। मैंने अपनी कमजोरी को जाहिर नहीं होने दिया मगर दिल में अब नरमी और उसकी तरफ अपनायत थी। मैंने उसे मुतालिया गाह में बुलाया। वो मेरे सामने डरते हुए खड़ी हुई। उसकी आंखों में अभी भी कल रात के तहफ़्फ़ुज़ की झलक थी मगर साथ ही वो खौफ भी था कि कहीं मैं अपने फैसले से पीछे न हट जाऊं। मैंने कहा, हानिया मेरी बात सुनो। मैंने गहरा सांस दिया। यह एतराफ़ मेरी अना पर बहुत भारी था। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि मुख्तार के मामले में मेरे शक ने तुम्हें ज़्यादा अजियत दी। मैं एक अजीम सल्तनत का सुल्तान हूँ और इंसाफ के नाम पर मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की। मुझे अफसोस है। शाहज़ल सुल्तान का यह एतराफ़ सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि मेरी अना के लिए भी एक बड़ा कदम था। मैंने पहली बार किसी के सामने अपनी गलती तस्लीम की थी, खास तौर पर एक वनी के सामने। हानिया ने सर झुकाकर कहा, मैं समझती हूँ सुल्तान, आपके लिए ये मुश्किल फैसला था। आपके ऊपर भाई के खून का बोझ था और आपको वरगलाया गया। उसकी नरमी ने मेरे गुरूर को और भी चुभोया। उसने मुझे अपनी आंखों से माफ़ कर दिया था। मैंने उसे बिठाया और साफ अल्फाज में कहा, अब से ये वनी का मुआहदा ख़त्म। तुम यहाँ वनी में आई थी मगर अब तुम मेरी इज्जत की ज़मानत हो। मैं तुम्हें इस जालिमाना रस्म से आज़ाद करता हूँ। वनी सिर्फ एक रस्म थी हानिया, अब तुम मेरी सुल्ताना हो। मैंने उसे पहली बार यह हक दिया। यह उसकी नई जिंदगी का ऐलान था। मैंने फैसला किया कि उसकी आज़ादी का ऐलान हवेली के अंदर नहीं बल्कि अवामी सतह पर होना चाहिए, ताकि मेरी सल्तनत की कोई आंख उस पर दोबारा सवाल न उठा सके। मैंने अपनी वालिदा को हुक्म दिया कि वह हानिया के लिए नए और बेशकीमत कपड़े और जेवरात लाए। ख़ास तौर पर सुल्ताना का लिबास तैयार करवाया, जो सिर्फ मेरे घर की ख़वातीन को पहनने की इजाज़त थी, रेशम और सोने की कढ़ाई वाला लिबास। फिर मैंने उसे अपने 2 वफादार गार्ड्स और वालिदा के साथ शहर में ख़रीदारी के लिए भेजा। मैंने वालिदा से कहा, अम्मी जान, अब ये मेरी सुल्ताना है, इसकी हिफाजत और इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आज ये हवेली की वनी के तौर पर नहीं बल्कि शाहज़ल सुल्तान की बीवी के तौर पर शहर जाएगी। यह ऐलान होना चाहिए कि इसका वक़ार अब मेरे वक़ार से जुड़ा है। ये उसकी इज़्ज़त का पहला अवामी ऐलान था। हवेली की ख़वातीन, खासकर मेरी वालिदा और बहनें, हैरत और खुशी से ये सब देख रही थी। ज़ारा मेरे पास आई। ज़ारा ने कहा, सुल्तान,
آپ نے ہانیہ باجی کے ساتھ بہت اچھا کیا. آپ کا دل رود نہیں ہے. آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے. میں نے کہا. میں صرف انصاف کر رہا ہوں زارا, کوئی جذباتی فیصلہ نہیں. میں نے پھر جھوٹ بولا, مگر میری آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی. شہر میں لوگوں نے دیکھا کہ شازل سلطان کی بیوی اب ایک باوقار سلطان بیگم ہے. صرف ونی کی قیدی نہیں. جب وہ واپس آئی تو وہ خوش تھی. اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ اور ایک اعتماد تھا. ہانیہ نے کہا, شکریہ سلطان, میں بہت خوش ہوں. یہ میرے لیے بہت بڑی عزت ہے. میں نے کہا, شکریہ کی ضرورت نہیں. میرے نکاح میں رہنے والی عورت کا سر ہمیشہ اونچا ہونا چاہیے. میرا جواب روکھا تھا, مگر میری آنکھوں میں نرمی اور اپنائیت تھی. رات کو وہ سو گئی تو میں نے خاموشی سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. میرے دل میں محبت کا بیج پودا بن چکا تھا. اب میں اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ابھی ہانیہ کی زندگی میں سکون آیا ہی تھا کہ سماجی ظلم نے نیا رخ لیا. میں نے اس کی عزت کا اعلان کیا تھا, مگر میری اس نرمی سے میرے کچھ قریبی جاگیردار کزنز کو تکلیف ہوئی. میرا کزن فاروق ان میں سب سے آگے تھا. وہ ایک چالاک اور مکار شخص تھا. اس کی ہانیہ پر بری نظر تھی اور وہ میری حویلی میں اس کی بڑھتی ہوئی عزت سے چلتا تھا. اسے لگا کہ میں نے ونی کی رسم توڑ کر خاندان کی روایت کو کمزور کیا ہے اور وہ ہانیہ کو حاصل کر سکتا ہے. فاروق نے ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کیا اور مجھے کھانے پر بلایا. میں ہانیہ کو لے جانے سے انکار کر گیا, مگر فاروق کے اصرار پر میں صرف خود ہی گیا. جیسے ہی میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ عمران بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے, جو ونی کے بعد سے شہر سے غائب تھا. یہ دیکھ کر ہی مجھے تشویش ہوئی. میں سمجھ گیا کہ یہ فاروق کی سازش ہے. عمران فوراً میری طرف بڑھا. اس کے چہرے پر ہمت اور تکلیف کا ملا جلا احساس تھا. اس نے غصے میں کہا, سلطان, تم نے میری منگیتر کو چھین لیا. یہ ناانصافی ہے. میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں. میں نے عمران کو فوراً روک دیا. خبردار, اب وہ تمہاری منگیتر نہیں, میری عزت ہے. زبان قابو میں رکھو. فاروق نے فوراً صورتحال کو بھانپ لیا اور موقع کا فائدہ اٹھایا. اس کی آنکھوں میں مکاری تھی. اس نے بلند آواز میں سب کو سنا کر کہا, شازل, یہ لڑکا تمہاری بیوی سے اب بھی ملنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے خود اسے کل شہر کی مرکزی مارکیٹ میں دیکھا تھا. وہ تمہاری حویلی کے باہر کھڑا تھا. یہ تمہاری دستار کی توہین ہے. وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے. میرے رود مزاج میں پرانا شک پھر سے جاگ اٹھا. مختار کا جھوٹ میں بھول چکا تھا, مگر شک کا بیج اب بھی زندہ تھا. فاروق کا یہ اعلان میری سلطنت کے سامنے میری بے عزتی تھی. میری ساری رحمدلی غصے میں بدل گئی. میں غصے میں پاگل ہو گیا. میں نے عمران کو دھکے دیے اور گارڈز کو اسے حدود سے باہر پھینکنے کا حکم دیا. اگر تم نے دوبارہ میری حویلی کے پاس نظر آنے کی کوشش کی تو میں تمہارے بھائی کو پھانسی کی سزا سے نہیں بچاؤں گا. میں غصے سے حویلی واپس آیا. ہانیہ اپنے کمرے میں چولہا جلا رہی تھی. اپنے لیے رات کا کھانا بنا رہی تھی, کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ملازمین اس کے لیے پریشان ہوں. میں نے غصے میں دروازہ کھولا. میں نے کہا, میری آواز میں دھماکے کی گونج تھی, تمہارا منگیتر کیا کر رہا ہے؟ تم مجھ سے کیوں ملتی ہو؟ کیا میری عزت کا کوئی خیال نہیں ہے تمہیں؟ تم میرے وقار کی دھجیاں اڑا رہی ہو. ہانیہ حیرت سے مڑ کر بولی, میں نہیں ملی. میں نے آپ کی عزت کی خاطر اسے نظر انداز کر دیا. اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے بازار میں اس کی طرف دیکھا تک نہیں. میں نے کہا, جھوٹ مت بولو. فاروق نے مجھے بتایا ہے تم میری عزت کو چیلنج کر رہی ہو. تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو. ہانیہ زور سے روتے ہوئے پہلی بار اتنی ہمت سے بولی, فاروق جھوٹ بول رہا ہے. وہ مجھ پر بری نظر رکھتا ہے. وہ آپ کو مجھ سے نفرت دلانا چاہتا ہے تاکہ وہ مجھے لے جا سکے. میں نے اسے نظر انداز کیا تھا. آپ کو میرے سچ پر یقین کرنا ہوگا سلطان. میں نے اس کا بازو سختی سے تھاما. بس کرو, تم جھوٹ بول رہی ہو. جاؤ. میرے خاندان کی کوئی عورت میری مخالفت نہیں کر سکتی تھی, مگر ہانیہ کی مخالفت نے میری انا کو اور بھڑکا دیا. مجھے شک ہوا کہ وہ فاروق کو بچا رہی ہے. میں نے ہانیہ کو ایک سرد رات کمرے سے باہر نکال دیا. میں نے کہا, جاؤ, جب تک سچ نہیں بتاؤ گی کمرے میں مت آنا. اور اگر مجھے پتا چلا کہ تم باہر کسی سے ملی ہو تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. میں نے اپنی انا کو پھر سے ترجیح دی. میرا دل اس وقت بھی دھڑک رہا تھا, مگر میرا دماغ غصے میں آگ کی طرح جل رہا تھا. ہانیہ پوری رات حویلی کے برآمدے میں سردی میں بیٹھی رہی. وہ پتھر کی طرح ٹھٹر رہی تھی. اس کا وجود میری بے رحمی کا واضح ثبوت تھا. میرے خاندان کی کوئی عورت میری مرضی کے خلاف اسے اندر لانے کی ہمت نہ کر سکی. وہ سب میرے غصے سے ڈرتے تھے. میں پوری رات نیند سے محروم رہا. اس کی سسکیاں مجھے سنائی دیتی نہیں, جیسے میرا ضمیر مجھے کوس رہا ہو. میں نے کھڑکی سے دیکھا, وہ ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی. سردی سے اس کا جسم نیلا پڑ رہا تھا. میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ میں نے اس پر پھر ظلم کر دیا ہے. صبح میں سخت ارادے کے ساتھ باہر نکلا, لیکن جب اسے سردی سے چچرتا دیکھا تو میرا دل کانپ گیا. اس کے چہرے پر تھکاوٹ, خوف اور سردی کا اثر تھا. میرے اندر کا محافظ میری انا پر غالب آ گیا.
میں نے اسے اٹھایا اور فوراً کمرے میں لایا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے چادر میں لپیٹا۔ ہانیہ، اگر تم نے اسے نظر انداز کیا تو فاروق جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے عمران کے ساتھ دیکھا تھا۔ میرا لہجہ اب بھی سخت تھا، مگر نرمی اندر ہی اندر پگھل رہی تھی۔ ہانیہ آنکھوں میں آنسو بھر کر مگر اس بار مضبوط آواز میں بولی، فاروق مجھ پر بری نظر رکھتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے تاکہ آپ مجھ سے نفرت کریں، وہ مجھے اپنے لیے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کیا تھا۔ آپ کو میرے سچ پر یقین کرنا ہوگا سلطان، یہ میری آخری التجا ہے۔ مختار کا جھوٹ، فاروق کی بری نظر، میرے رود مزاج نے فیصلہ کیا کہ اب صرف سچ چلے گا۔ میں نے فوراً شہر کے ایک ذمہ دار کو بلایا جو خفیہ طور پر میری حویلی کے لیے ویڈیو نگرانی کرتا تھا اور شہر کے مرکزی مقامات پر بھی اس کے جاسوس تھے۔ میں نے اسے شہر کے اس حصے میں تمام ریکارڈنگز لانے کا حکم دیا جہاں فاروق نے مجھے عمران سے ملنے کا جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں نے اسی وقت فاروق کو حویلی بلایا اور مرکزی دالان میں خاندان کے تمام افراد کو جمع کیا۔ جب فاروق بڑے اطمینان سے آیا تو میں نے اسے بے عزتی کی نگاہ سے دیکھا۔ میں نے ایک نوکر کو حکم دیا کہ وہ مارکیٹ کی وہ چپکے سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو سب کو دکھائے۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ عمران ہانیہ کی طرف بڑھتا ہے، لیکن ہانیہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر کے چلی جاتی ہے۔ وہ جلدی سے حویلی کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ فاروق کا جھوٹ اور سازش پورے خاندان کے سامنے آیا ہو گئی۔ میری آنکھوں میں ندامت کا گہرا سایہ تھا۔ میں نے ونی کی امانت پر پھر ظلم کیا تھا۔ میرا سخت دل پہلی بار ٹوٹ گیا۔ میں نے فاروق کو سخت سزا دی اور خاندان کے سامنے اسے ذلیل کر کے نکالنے کا حکم دیا۔ میں ہانیہ کی طرف مڑا۔ میرا سخت اور رود دل پگھل چکا تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں لیا۔ میری آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ میں نے تم پر پھر شک کیا، مجھے معاف کر دو ہانیہ۔ میری انا نے تمہیں 2 بار تکلیف دی۔ تم نے میرے وقار کی حفاظت کی جبکہ میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، وہ میرے سینے سے لگ کر بولی۔ میں جانتی تھی کہ آپ ایک دن سچ جان جائیں گے، مجھے آپ پر پورا یقین تھا۔ میں نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ آج سے ہانیہ صرف ونی کی قیدی نہیں بلکہ اس حویلی کی بلا شرکت غیر سلطان بیگم ہے۔ اس کی توہین میری توہین ہے۔ ونی کا ظلم محبت میں بدل گیا اور مجھے اپنا وقار اور محبت مل گئی۔ ہانیہ اب میری زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔